नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी से जितने नेता हारे हैं अब साथ आ गए सारे हैं। 4 मई को बंगाल का नतीजा आया और 5 मई से अगले चुनाव के रुझान आने भी शुरू हो गए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव सब एक लाइन पर आ चुके हैं। अब एक नई टूल किट शुरू हो गई है और इस नई टूल किट का नाम है चुनाव चोरी। मतलब जो नेता चुनाव हारे हैं अब वो सीना जोरी पर उतारू हैं। शुरुआत ममता बनर्जी ने कर दी है, जो चुनाव तो हार चुकी हैं। बीजेपी को 207 सीटें मिल गई हैं, लेकिन खुद ममता जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मोदी की अगली लड़ाई अब इसी जॉइंट फ्रंट से होने वाली है, जो खुद को कहती तो इंडिया अलायंस है, लेकिन दरअसल ये एक जॉइंट मुस्लिम वोट फोर्स बनकर रह गई है। 2026 में मोदी की प्रचंड जीत से राहुल, प्रियंका, ममता, अखिलेश क्यों इतने भयभीत? क्या नरेंद्र मोदी ने 26 के मई महीने में ही कर ली 2029 की जीत सुनिश्चित? मोदी ने कल बंगाल जीता, आज 2029 के लिए ऑपरेशन मुस्लिम लीग लॉन्च कर दिया। क्या है मोदी का ये ऑपरेशन मुस्लिम लीग? क्या 2029 की लड़ाई अब 80 बनाम 20 की होगी? अगर हां, तो क्या जीत मोदी की ही होगी? आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। मोदी की 2029 वाली लड़ाई मुस्लिम लीग वाली पार्टियों से ही है। इसमें वैसे तो कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, आरजेडी भी है, आप भी है, लेकिन मुस्लिम लीगी पार्टियों में सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी की कांग्रेस का ही है। 2029 में मोदी अब इसी मुस्लिम लीगी इकोसिस्टम से लड़ेंगे, जो मुस्लिम वोट रटता है, हिंदुओं को जात पात में बांटता है और वोट बटोरता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत 4 मई को आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में दिखा है। बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और फर्क का रानीनगर में दोनों ही सीट पर जीतने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्लिम हैं। असम में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती और जीतने वाले 19 में से कांग्रेस के 18 कैंडिडेट मुसलमान हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और यहां भी जीतने वाला एक कैंडिडेट मुसलमान है। केरल में कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, 63 में से 8 मुसलमान हैं, जबकि कांग्रेस की पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जीते सारे 22 विधायक मुसलमान हैं। यानी असम और केरल में कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधनों के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा। इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी की पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम लीगी पार्टी बनकर रह गई है, जिसका जिक्र मोदी खुद कर चुके हैं। कांग्रेस ने जहां सीट हासिल की है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है। 19 में से 18 मुस्लिम विधायक उनके जीते हैं। आप कहते भी रहे हैं कि कांग्रेस मियाँ मुसलमानों की पार्टी बन गई है। इस जीत को आपकी तो जीत हुई है, वो जो 19 विधायक जीते उनमें से एक ही हिंदू है, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या और चीज़ों को लेकर? हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू सहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया। लेकिन असम में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। और सेम टू सेम यही पैटर्न ममता बनर्जी के साथ भी दिख रहा है। दीदी को भी इस बार बंगाल में सिर्फ मुसलमानों का ही साथ मिला है। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बंगाल में 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 47 में से टीएमसी के 31 कैंडिडेट जीते, यानी दीदी के 65% मुस्लिम कैंडिडेट इस बार चुनाव जीत कर लौटे। और अगर टीएमसी के जीते टोटल कैंडिडेट में से मुस्लिम कैंडिडेट्स का परसेंटेज निकालें तो वो हो जाता है करीब 39%। बंगाल में इस बार 38 से 85% मुस्लिम बहुल वाली 71 सीटें थी, जहां टीएमसी ने 50 सीटें बटोरी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुस्लिम ना होते तो दीदी 80 सीट तक भी ना पहुंच पाती। ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं कि मुसलमानों ने उनकी पार्टी की थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली है, क्योंकि हिंदुओं ने तो वोट दिया नहीं। इसलिए अब दीदी का गुस्सा बंगाल की जनता के मैंडेट पर उतर रहा है। दीदी बंगाल के वोटर्स का फैसला कबूल करने को रेडी नहीं है। कह रही हैं चाहे जो हो जाए वो इस्तीफा नहीं देंगी। दीदी को एक सपोर्ट राहुल गांधी से भी मिला है। उन्होंने भी झूठा नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई। अखिलेश ने भी सेम टू सेम वही लाइन पकड़ी है, वही वोट चोरी वाली घिसी पिटी लाइन लिखी है। बंगाल में मिली करारी हार को दीदी पचा नहीं पा रही हैं, इसलिए अब 24 में टूट चुकी इंडी अलायंस को दोबारा एक्टिवेट करने के हथकंडे अपना रही हैं। राहुल, अखिलेश सब के सब दीदी को ही फोन मिला रहे हैं। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। हमारे साथ हैं दिलीप दा। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी बहुत कुछ बोलती है, हमेशा बोलती नहीं देंगी, हम सीए पारित होने नहीं देंगे, जीएसटी लागू होने नहीं देंगी, डिमोनेटाइजेशन होने नहीं देंगी, अभी बोला एसआईआर करने नहीं देंगी। रुका कहीं क्या? ये हट है उनकी, बचपना हट है, हर समय ऐसा करती है। पिछले 15-20 साल का देखिए उनकी। तो ये थोड़ी देर के लिए पब्लिसिटी, 3-4 दिन से बोल रही है आप डटे रहिए, डरिए मत, हम लड़ेंगे। नहीं तो कोई एजेंट जाने वाला नहीं था काउंटिंग के लिए, उसको नतीजा मालूम था। आज ये सब कर रही है, कोई फायदा नहीं है। चुपचाप कालीघाट जाना है उनको। पब्लिक मैंडेट दे दिया है, आपको 15 साल समय दिया, आप कुछ नहीं की सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा। आप जबरदस्ती कर रही है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वो तो सीधे कह रहे हैं कि मोरली हमारी जीत हुई है। इस मोरल जीत को आप कैसे देखेंगे? जब मोरल जीत तो ठीक है ना, हम भी मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अब कालीघाट में बैठी है ना मोरल जीत लेकर के। जो काउंटिंग में जिसकी जीत है उसको राज करने दीजिए, जनता वही चाह रही है। अब जनता के खिलाफ है, आप संविधान के खिलाफ है, अब अदालत के खिलाफ है, अब देश के खिलाफ हो गए हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति, यहाँ के राज्यपाल, अब चुनाव कमीशन को पढ़ाए पाली, इसको मानेंगे नहीं भाई। किसको आप माने ना माने क्या फर्क पड़ता है? नतीजा आ चुकी है, आप जाइए चुपचाप।
ये तो एक राज्य में एक मुख्यमंत्री थी और लोगों ने धिक्कार दिया उनको, इतनी बुरी तरह हराया। कम से कम शर्म होता तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था रिजल्ट पूरा होने से पहले, लेकिन देखिए उल्टा गा रही है कि हमको हरा दिया गया, आगे दिया। आप भी जीत के आए थे चुनाव कमीशन जब फ्री फेयर इलेक्शन कराया 2011 में, आज ऐसा क्या हो गया? चुनाव कमीशन आपका विरोध में चले गए क्योंकि आपकी फर्जी वोट हटा दी। विपक्ष चाहे जो नैरेटिव बिल्ड करे, इस वक्त देश की सियासी पिच पर हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में 80% की पॉलिटिक्स सिर्फ एक शख्स कर रहा है और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी को 80% हिंदुओं में से जैसे ही 50% या उससे ज्यादा हिंदुओं का एकमुश्त वोट मिलता है, विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक वाला किला ढह जाता है और मोदी सरकार बना लेते हैं। इसे भी आंकड़ों से समझिए। 2026 बंगाल चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 45.84% रहा। हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ और अनुमान के मुताबिक बीजेपी को हिंदू वोट का लगभग 60% से 75% तक हिस्सा जरूर मिला होगा, तभी इतनी प्रचंड जीत हुई। इसी तरह 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को कुल हिंदू वोट का लगभग 55% से 70% हिस्सा मिला। बिहार चुनाव में बीजेपी के फेवर में हिंदू वोट का यह ग्राफ 55% से 65%, महाराष्ट्र में 50% से 60% के बीच रहा। यानी मोदी के जो दुश्मन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर हिंदुओं का बंटवारा करते थे, महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर, कर्नाटक में कन्नड़ के नाम केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। पर तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के नाम पर, यूपी बिहार जैसे राज्यों में जात पात के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम करते थे। बंगाल में मोदी की चुनावी जीत ने वो सब एक झटके में खत्म कर दिया है। हिंदू अब हिंदू बनकर मोदी के साथ आगे बढ़ने को रेडी हो गया है और अब 2029 में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 24 में विपक्ष कह रहा था कि मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन 26 के मई महीने में अब विरोधियों को भी पता है कि मोदी को हराया नहीं जा सकता है। विपक्ष के लिए 29 में अभी से ही खतरा है। पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को, जनता के मन में जो टिस था, उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। देखिए, हिंदुओं के वोटिंग परसेंटेज में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई। लोग तो लाइन में खड़े होकर ही वोटिंग किए। तो इलेक्शन कमीशन ने भाड़े से लाए थे क्या? बांग्ला ही बोल रहे थे, बाहर से तो नहीं आए होंगे। बांग्ला बोल रहे थे, उन्होंने वोटिंग किया और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग किया। तो इस तरीके से जनता के राय को, जनता के मत को जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अपमान करती है, उस राजनीतिक पार्टी के भविष्य बहुत अच्छे नहीं होते। उनको मान लेना चाहिए कि जनता ने वोट दिया। हमें 240 मिला लोकसभा में, यहाँ पे 12 मिला, हमने मान लिया हाँ जनता ने हमें वोट नहीं दिया। 12 सीटें मिली, 12 सीटों में वोट दिया, तो मान लेना चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर आप जनता के दिए हुए मत का अपमान कर रहे हैं इस तरीके से बात करके, तो वो जनता आगे आने वाले समय में आपको और सबक सिखाएंगी। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का शो देखा है, नरेंद्र, अरे अरविंद केजरीवाल, अब इसको पार्टी ही नहीं है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है। अरविंद केजरीवाल, अरे अपने गुरु का साथ जो धोखाधड़ी करता है जनता का साथ, वो तो गए थे उसका दीदी, हम उस दिन बोल दिया था कि दीदी तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए उसके चुनाव में, तो भाई तो जाएगा, ये दीदी भाई बाद में जाएगा, तो हो गया खेल। राहुल गांधी जी पिछले 15 सालों से यही रोना रो रहे हैं। कोई उनकी सरकार हार हार कर थक चुके हैं। उनको तो खुद ही पता था उन्होंने जीतना नहीं है, वो तो विदेश भाग गए थे, उनको पता ही था। ऐसी एक मानसिकता इन लोगों की है कि देश के लोगों पर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि देश के लोग वोट भी नहीं डालते। राहुल गांधी जी को
पड़चोल करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, लोगों को समझना सीखें, लोगों के बीच में काम करना सीखें, तब जाके आपको वोट मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को अब आगे कभी कांग्रेस को कहीं वोट मिलने वाली नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के 4 सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें हैं, बंगाल जहां 42 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, चारों राज्यों की सीटों का टोटल हो जाता है 210 लोकसभा सीट। वहां बीजेपी की अपनी सरकार है। इसका एक मतलब यह भी है कि 2029 में 80 बनाम 20 की डायरेक्ट लड़ाई में मोदी को हरा पाना नामुमकिन है। और अगर मुसलमान वोट कांग्रेस जैसी मुस्लिम लीगी पार्टियों को मिला भी तो भी उनका कमबैक कर पाना आसान नहीं है। लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 80 से 100 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। करीब 30 से 40 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% प्लस से ज्यादा है, यानी हर 5 से 6 सीट में से एक सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन बंगाल और असम के नतीजों ने यह मैसेज दिया है कि अगर हिंदू वोट का जबरदस्त कंसोलिडेशन हो जाए, हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल जाए, तो मोदी को हरा पाना करीब करीब असंभव है। और यह बात अब विरोधी भी समझने लगे हैं, कहने लगे हैं कि विपक्ष को 29 के लिए अभी से सावधान रहना है। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हम बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी नहीं, पूरे विपक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। और ममता जी को एक बार अपनी जिद पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और हमको जो 2024 का मैंडेट है कि एक सशक्त विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में काम करे, उस मैंडेट का आदर करना चाहिए। उनके प्रतिद्वंदी पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस है, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी नहीं और बहुत ही सतर्क, वो हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बंगाल की जीत नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बीबीसी की पहली हेडलाइन भी यही है। आप दुनिया के किसी भी अखबार का पन्ना उठा लीजिए, द गार्डियन पर मोदी और बंगाल की जीत, अल जजीरा पर मोदी और बंगाल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। न्यूयॉर्क टाइम्स पर मोदी और बंगाल, वॉशिंगटन पोस्ट पर मोदी और बंगाल, यहां तक कि पाकिस्तान के डॉन न्यूज पर भी मोदी को बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत का ही जिक्र है। और यह हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ी फिक्र है, क्योंकि बंगाल और असम के बाद अब बीजेपी ने पंजाब नेक्स्ट, तेलंगाना नेक्स्ट, हिमाचल नेक्स्ट पर काम शुरू कर दिया है।
मोदी 26 के बाद 2029 तक आने वाले हर चुनाव में उस 80% वोट बैंक को टारगेट करेंगे जो अगर एकजुट रहा, बीजेपी के ही संग चला, तो फिर लाख कोशिश करने के बावजूद मोदी विरोधी खेमे का 20% वाला मुस्लिम वोट बैंक 2029 में नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। और इसकी कई सारी और वजहें भी हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की 293 सीटों में से 142 सीटें ऐसी थीं जहां मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन इस बार इस मुस्लिम वोट बैंक का कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, एजेयूपी और टीएमसी में बंटवारा हो गया। नतीजा ये हुआ कि 27% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद और हिंदू वोट के कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी को 142 में से 72 सीटें मिल गईं। टीएमसी के खाते में 64, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीएम के खाते में 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें चली गईं। असम में परिसीमन के बाद मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें घटकर 22 रह गईं। मुस्लिम वोट पूरी तरह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। एआईयूडीएफ से हटकर कांग्रेस की तरफ चला गया, लेकिन हिंदू वोट का बंटवारा नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 82 सीटें जीत गई। 35 के करीब % यहाँ मुसलमान हैं और आप लगातार प्रचार में कहते रहे कि मियाँ मुसलमानों का वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। क्या ये असम की ही राजनीति में आप एक रणनीति है बीजेपी की या देश भर में? देखिए, देश भर में 35% मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमानों का साथ आपका ट्रीटमेंट और बांग्लादेश से इलीगली आए हुए मुसलमानों का साथ उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसीलिए असम का जो केस है, अब बंगाल में उसका रिप्लिकेशन मिलेगा और शायद शुभेंदु अधिकारी का स्पीच और मेरा स्पीच में अब बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वंस यू क्रॉस बंगाल बाउंड्री सिचुएशन अलग हो जाते हैं। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए? मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का? वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। और असम में मान ही नहीं, कह रहे चोरी की है। केरला में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी किया। ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, डिसमिस कर देगा सब गवर्नर। ये थोड़े हो सकता है, वो इस्तीफा नहीं देगा। गवर्नर साहब विल मेक ए ऑर्डर कि आई हियर बाय डिसमिस ममता बनर्जी। क्या ये जो राजनीति हिंदुत्व की अब यूपी तक भी जाएगी और जगहों पर, हालांकि वहां तो पहले से ही है, अखिलेश यादव आ रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने? हिंदुत्व का राजनीति लोग नहीं करता है, लोग भारतीय एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं जो आपको राइट विंग पॉलिटिक्स बोल सकता है। तो ये पॉलिटिक्स देश में था ही, कोई नया चीज किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो एक असर्टिव नेशनलिज्म कि आप खोल के बोलो मैं भारत का हूं, मैं खोल के बोलो मैं हिंदू हूं, तो दैट पॉलिटिक्स वाज देयर। बट अभी ये पॉलिटिक्स और ज़्यादा इनरोड किया है, लोगों का मन में आया है कि वी हैव टू असर्ट आवर आइडेंटिटी, अदरवाइज हम लोग खत्म हो जाऊंगा। जो लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, ये लोगों का बहुत लंबा लाइफ नहीं होगा, कि इसलिए भारत का हिंदू जाग उठा है। उनको मालूम है कि तुष्टीकरण का राजनीति हमें खत्म कर देगा। समानता का राजनीति करो, सबका साथ सबका विकास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति हिंदू अभी देश में होने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जो तुष्टीकरण का राजनीति का जो एक दौर चला था, ये अभी समाप्त हो चुका है। वो लोग भी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, उनका समय अभी समाप्त हो चुका है। गौरव गोगोई हो, ममता बनर्जी हो, उनका कॉमन क्या है कि दोनों तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। और मेरा लगता है कि पीपल ऑफ इंडिया ये अभी तुष्टीकरण का राजनीति को मानने वाला स्थिति में नहीं है। यानी सैफ्रॉन की सुनामी में असम भी भगवा हो गया और बंगाल भी बीजेपी का हो गया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि बंगाल में बीजेपी की जीत एक ऐसा भूकंप है जिसके झटके 2029 तक महसूस किए जाते रहेंगे, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ही हिंदू वोटर्स का नया मूड है।
जो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ नहीं है, हिंदू हित की बात करने वालों के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। 2029 में भी मोदी को ही लाना चाहता है। बीजेपी की भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है। मई 2014 में बीजेपी प्लस 7 राज्यों में थी, कांग्रेस प्लस 14 राज्यों में थी, अन्य की सरकारें 7 राज्यों में थी। उस समय एनडीए के पास यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य नहीं थे। पूर्वोत्तर में भी पकड़ बहुत कम थी। मई 2018 में बीजेपी प्लस 20 राज्यों में आ गई, कांग्रेस 4 राज्यों में सिमट गई, अन्य 7 राज्यों में रह गए। यानी इस पीरियड में बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ। यूपी, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सरकार बनी। मई 2022 में बीजेपी प्लस 18 राज्यों में आ गई, कांग्रेस प्लस 5 राज्यों में रह गई, अन्य 7 राज्यों तक सीमित रह गए। और अब मई 2026 में बीजेपी प्लस 22 राज्यों में सरकार चला रही है, कांग्रेस प्लस 6 राज्यों तक सीमित है, अन्य 3 राज्यों तक सिमट गए हैं। 2014 में 22% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते थे। 2026 में 78% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते हैं। यानी आज लगभग 10 में से 8 भारतीय एनडीए सरकार वाले राज्यों में रहते हैं। 2014 में 34% क्षेत्र एनडीए के पास था, 2026 में 76% क्षेत्र एनडीए के पास आ चुका है। 2014 में कांग्रेस और उसके सहयोगी 44.5 करोड़ लोगों पर शासन करते थे। 2026 में यह घटकर 20.6 करोड़ रह गया है। और देश का मूड भी यही है। 2029 के लिए नरेंद्र मोदी 2026 में ही रेडी हैं। मोदी ने अलग अलग राज्यों में स्टेट लेवल पर एक पूरी लीडरशिप खड़ी कर दी है। अब ममता को हराने के लिए शुवेंदु ही काफी हैं, गोगोई के लिए हेमंता ही काफी हैं, अखिलेश के लिए योगी ही काफी हैं, उद्धव के लिए फडणवीस ही काफी हैं। टीएमसी खत्म होने की कगार पर है। केजरीवाल की पार्टी टूट चुकी है। बीजेडी, बीएसपी, शरद पवार की एनसीपी, यूबीटी, डीएमके, सीपीआईएम, मोदी को 2029 में टक्कर देने वाली हर पार्टी का द एंड करीब करीब हो चुका है। आज की तारीख में विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो मोदी के कद को चुनौती दे सके, मोदी को टक्कर दे सके। इसलिए अगर यह कहा जाए कि 2026 में ही मोदी की 2029 वाली राह आसान हो गई है तो गलत नहीं होगा। बंगाल चुनाव का रिजल्ट एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज कहता है। देश में अब 2 तरह की सियासी ताकत बची है। एक बीजेपी है जिसका कोर वोट बैंक है हिंदू, और दूसरी ताकत है विरोधी दलों की जिनका कोर वोट बैंक अब मुस्लिम वोट बैंक है। बंगाल के बाद अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। अगर बंगाल का पैटर्न यूपी में रिपीट हो गया तो क्या होगा? क्या योगी 2/3 सीटें ला पाएंगे? क्या अखिलेश यादव दहाई पर रुक जाएंगे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। छब्बीस में भगवा की ऐसी सुनामी उठी कि 27 की राह ताकने वालों की कपकपी छूट गई। असम और बंगाल में भगवा हुए आसमान के नीचे जिस तरह से कमल के झुंड खिले, 2027 में हिंदू वोटों की एकजुटता इसी तरह यूपी में भी ट्रांसफर हो गई तो क्या होगा? यही सोचकर अखिलेश यादव अभी से हनुमान चालीसा पाठ करने लगे हैं। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। लेकिन बजरंग बली तो तब कल्याण करते हैं जब अर्जी उनके परम प्रभु श्री राम के चरणों में लगे। क्या असम और बंगाल का 80-20 समीकरण यूपी में दोहराया जाएगा? क्या यूपी में योगी इस बार 350 पार करेंगे? राम भक्तों की अर्जी तो पहले ही लग चुकी है। असम और बंगाल में मनोकामना भी पूरी हो चुकी है। अब बारी है उत्तर प्रदेश की,
यहाँ 80-20 की सियासत पहले ही पूरे जोर में है। 27 का खम भी अभी से ठोक दिया गया है। बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। ये हिमंता बिस्व शर्मा का लिखा नोट है। चुनाव नतीजों के पहले का 126 में से 101 सीटें बेस्ट, यानी 25 मुस्लिम बहुल सीटें पहले ही हिसाब से बाहर। गिरी से गिरी हालत में भी 88 का हिसाब तो है ही। हकीकत तो 100% से भी ज्यादा रही। एनडीए की सीटें 102, यानी कुल हिंदू सीटों से एक सीट ज्यादा, यानी हिंदू सीटों का 100% एनडीए के खाते में गया। देखिए, हिंदू जितना जिता सकता था हमें पूरा जिता दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस था कि हिंदू कम्युनिटी एंड असमीज मुस्लिम विल वोट फॉर अस। तो और मुझको लगते थे कि पूरा हमें वोट डालेगा। तो जितना लोग कर सकते थे पूरा एक्सट्रीम लेवल में जाके कर दिए हैं। बंगाल की 294 सीटों में मुस्लिम सीटें हैं 71। इसमें टीएमसी ने 50 सीटें जीती। मुस्लिम सीटों में भी बीजेपी को 15 सीटें हासिल हो गईं। बची हिंदू सीटें 223। इनमें से बीजेपी को 192 सीटें मिली, यानी हिंदू सीटों का करीब 85%। जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। 20% मुस्लिम आबादी का वोट लेने के दावेदार तो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 80% हिंदू वोट का दावा ठोकने वाला इस वक्त अगर कोई है तो सिर्फ बीजेपी, मोदी, हिमंता, सुवेंदु, योगी। इसीलिए 2027 के नाम से अखिलेश की सांसें अभी से अटकने लगी हैं। अगर हिंदू सीटों के बंटवारे का ट्रेंड असम और बंगाल की तर्ज पर ही चला, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर यूपी में क्या होगा? उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 57 ऐसी सीटें हैं जिसमें मुसलमान वोटर 30 से 50% या 50% से भी ज्यादा हैं। यानी वो सीटें जहां नतीजा हिंदू वोटर तय करेगा, उनकी तादाद बनती है 346। अब अगर सीधे बंगाल और असम के ट्रेंड को ही आधार मान लें और इस हिसाब से हिंदू बहुल सीटों का 85% बीजेपी के खाते में जाए, तो ये नंबर बनेगा 294 या इससे ज्यादा। शायद यही गणित अखिलेश को परेशान कर रहा है और वो 4 मई को काला दिन करार दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी के लिए काला दिन जो शुरू हुआ है वो 2027 में इससे भी काला दिन उनको दिखाई देगा। लेकिन अब उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। समाजवादी पार्टी की नैया डूब चुकी है। पराजय में स्वयं लगता है कि उनकी पराजय हुई है। उनकी पराजय इंतजार करें 2027 में होगी और ममता दीदी और तेजस्वी यादव जी से भी करारी पराजय होगी। लेकिन अभी जो वो बड़बोलापन दिखाते रहते हैं वो बड़बोलापन न दिखाएं और 2027 का इंतजार करें। उनको भी जनता सैफई भेजेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज नहीं चाहिए, अपराधियों का राज नहीं चाहिए, माफियाओं का राज नहीं चाहिए। लेकिन यूपी में हिंदू वोट पूरा बीजेपी के पक्ष में हो जाए, ये अभी तक नहीं दिखा। यूपी में यादव वोट का खेल अलग है। ओबीसी वोट में सेंधमारी भी एक फैक्टर है। 2022 जैसी आमने सामने की लड़ाई का सीन अलग है और 2017 जैसे त्रिकोणीय मुकाबले का सीन अलग है। 2022 में अकेले बीजेपी ने 255 सीटें हासिल की थी, करीब 41% वोट के साथ। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें हासिल की थी, 32% वोट के साथ।
ये नतीजा तब था जब एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 54% हिंदुओं के वोट मिले और 26% हिंदू वोट समाजवादी पार्टी को मिले, जिसमें अखिलेश का कोर यादव वोट बैंक भी शामिल है। बंगाल और असम में हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की जो हवा चली है, उसके हिसाब से अगर अखिलेश अपने जातिगत यादव वोट और मुसलमानों तक ही रह गए तो फिर 2027 में यूपी में भी भगवा सुनामी तय है। बंगाल का हवा चलल बा तो आज हम दावे के साथ महाराज जी के सानिध्य में और रउआ लोगन के पर पूरा विश्वास जो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर देता कि 27 में जो फरवरी में महादेव से यहाँ चुनाव आई 27 का जीत बहुत ऐतिहासिक होगी। बंगाल ने वो सिग्नल वो बिगुल वो बता दिया है और पूरा उत्तर प्रदेश कल से पूरा बम बम बा। ऐतिहासिक जीत 17 से बड़ी जीत होगी। 2017 में बीजेपी को अकेले दम पर 312 सीटें मिली थी। वोट शेयर था 39.6%। समाजवादी पार्टी को मिली थी सिर्फ 47 सीट और वोट शेयर था करीब 22%। ये स्थिति तब थी जब यूपी के लड़के यानी अखिलेश और राहुल मैदान में साथ साथ थे। लेकिन तब मायावती भी बड़ा फैक्टर थी, जिन्होंने 22% से ज्यादा वोट खींचकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया था। तो क्या अखिलेश 2027 में फिर से 2017 वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि इस बार बीजेपी और एसपी में लड़ाई आमने सामने की ही दिखाई दे रही है। लेकिन बंगाल और असम से कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं जो अखिलेश के माथे पर लकीरें गहरी कर रहे हैं। 2021 में बंगाल में 92 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत हार का अंतर 5 से 15 हजार के करीब था। 2021 में बीजेपी का वोट शेयर 38% था, जो 2026 में बढ़कर 46% हो गया। यानी करीब 8% वोट के इजाफे से बीजेपी ने अपनी 130 सीटें बढ़ा ली। कुछ इसी तरह का हिसाब यूपी में भी बैठ रहा है। 2022 में 47 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत हार का अंतर 5000 से भी कम था, जिनमें से 24 सीटें बीजेपी हारी थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 41% था, यानी आधा फीसदी वोट बढ़ने से भी ये सीटें सीधे सीधे बीजेपी के खाते में आ जाएंगी और नंबर बनेगा 279। अखिलेश को बंगाल के नतीजे के तुरंत बाद संकट मोचन हनुमान इसलिए भी याद आने लगे हैं क्योंकि अखिलेश उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर बंगाल में ममता दीदी चल रही थी। निमंत्रण के बावजूद राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अखिलेश दूर रहे और अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। उधर बंगाल में दीदी की ब्रिगेड चुनावों के वक्त दुर्गा और काली को भूलकर मक्का मदीना में रमी थी। मुर्शिद जार शोखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। खुद ममता ने भी अपने भाषणों में ऐसी चेतावनी दी थी कि बंगाल में हिंदू तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वो सामने खड़ी हैं। अगर उन्हें किनारे हटाया गया तो एक खास समुदाय सेकंडों में सब कुछ खत्म कर सकता है। मुस्लिम इलाकों के आसपास दुर्गा पंडाल और काली पूजा पर उनके प्रतिबंधों का मुद्दा तो पूरे 5 साल छाया रहा। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। ममता की घनघोर तुष्टीकरण वाली सियासत ने बंगाल में उनका सूपड़ा ही साफ करवा डाला।